Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about government asking us to wear mask at home. ये जो टॉपिक है दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एग्जाम सिलेबस, बट फिर भी आज मैं इसको कवर कर रहा हूँ सो दैट वी कुड नो मोर अबाउट कोविड, खासकर इसके सेकेंड वेव को लेकर के, और जो गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस हमें लेने के लिए कहा है वो जानना ज़रूरी है ताकि कम से कम हमारे स्टेट में इस तरीके का कैटेस्ट्रॉफी ना हो जो रेस्ट ऑफ इंडिया में देखा जा रहा है। तो इस कारण से मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। देखते हैं, छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान से समझिए। हमारे देश के कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वीके पॉल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सजेशन दिया है कि अब हम सबको, इंडियंस को, घरों में भी मास्क पहन के रहने की ज़रूरत है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि हम घर में भी मास्क पहन के रहें अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक घर में रह रहे हैं साथ में। तो अब इस तरह का रिकमेंडेशन क्यों आया वो भी समझते हैं। वाई सच रिकमेंडेशन? पिछले जो वेव था लास्ट ईयर, उस टाइम में तो इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं था। उस टाइम में तो कहा जाता था कि आप जब घर से बाहर जाए तो मास्क पहने। अब कह रहे हैं कि घर के अंदर भी आप रहें तो मास्क पहने। कारण इसके पीछे ये है कि आप सब तो अब तक जानते ही हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है कोविड-19, ये मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। तो हम जब बात करते हैं, बोलते हैं या मान लीजिए खांसते हैं, छींकते हैं, उस टाइम में हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही ये कोरोना वायरस दूसरे इंसानों तक ट्रैवल कर लेता है इन जनरल। अदरवाइज जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थोड़े से हवा में भी मिक्स हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए हवा में वो फ्लोट करते हैं, और उस टाइम में अगर कोई इंसान वहाँ से गुजर रहा है और उसने उस हवा को सांस ले लिया जिसमें वो ड्रॉपलेट्स फ्लोट कर रहे हैं, तो उस इंसान के अंदर भी कोरोना वायरस पहुँच जाता है और उसको फिर इम्पैक्ट करता है। तो मुद्दा ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही ये बीमारी फैल रही है, और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है अब वो असिम्टोमेटिक हो रही है, मतलब वो सिम्टम्स भी नहीं दिखा रहे, ऊपर से सब फिट लगते हैं, उनको लगता भी नहीं है कि इनको कोरोना वायरस हुआ होगा या उस पॉजिटिव होंगे, तो जांच भी नहीं कराया। लेकिन कई सारे हम में आप में से बीच के ही लोग हैं जो असिम्टोमेटिक हैं लेकिन कोरोना वायरस को हम कैरी कर रहे हैं थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यही कारण है कि हमारे ड्रॉपलेट्स के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रॉपलेट्स के बाहर वो निकलते हैं जब हम बोलते हैं। तो हमें नहीं फील हो रहा है लेकिन हमारे घर वालों को जो हमारे साथ रह रहे हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं इफ़ वी आर असिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट, और उसके बाद जो हमारे घर वाले हैं उनके ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकता है। और चूँकि हमारे देश में अब मास लेवल पे, खासकर कुछ स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे तो मास लेवल पे ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे हालात में ज़रूरत है कि असिम्टोमेटिक पेशेंट से भी जो हमारे घर के अंदर है उनसे भी बचा जाए, और कोशिश की जाए कि घरों के अंदर भी हम मास्क पहन के बैठें। ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये, घर के अंदर भी मास्क पहन के रहना, बट सरकार ने तो कम से कम इसी तरह के निर्देश दिए हैं। अब देखते हैं कि क्यों इस सेकेंड वेव में इस तरह का डायरेक्शन आया है, पिछले वेव में इस तरह का कुछ भी डायरेक्शन नहीं था। तो कारण सरल है, ये जो सेकेंड वेव अभी हम फेस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, इसके अंदर जो सीवियरिटी के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे लोग हैं जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई है हम सबको पता ही है। तो इस बार सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है और हमें चाहे जो भी हो इस चेन को इस बार तोड़ना है। अदरवाइज वैक्सीन आते आते तक तो टाइम लग जाएगा। 1 मई से स्टार्ट हो रहा है सबके लिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 1 मई को सबको वैक्सीन मिल जाएगा, तो मिलते मिलते लेट हो जाएगा, और जिस रफ्तार से ये चेन आगे बढ़ रहा है बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। तो इस कारण से हमें जितनी हो सके उतनी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और इस चेन को यहीं के यहीं तोड़ना है। आप देख रहे हैं कि असम के अंदर भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़्यादा अब वो आप समझिए कि सर्विलेंस मोड में आ गया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चेन स्टार्ट हो गया तो फिर इसको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कल ही हमने देखा कि आप वैक्सीन ले लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से फ्री हो गए, तो वैक्सीन लेने के बाद आपको सेकेंड डोज लगभग 4 to 8 वीक्स में मिलेगा, उसके बाद जाकर के आप कुछ हद तक इम्यून होंगे इस वायरस के अगेंस्ट। तो खतरा अभी 2-3 महीनों तक है, और जिस रफ्तार से इस वायरस ने अभी तेज़ी पकड़ी है मेनलैंड इंडिया में, अगर 2-3 महीने तक ये रफ्तार रह गई तो फिर
कयामत आ जाएगी। ये बात तो अभी समझ रहे हैं। तो इस कारण से इस बार हमारी सरकार ने इस तरह के भी निर्देश दिए हैं कि घरों में भी मास्क पहनिए। The next article is taken from international segment. It is about CIPRI report 2020 and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो न्यूज़ क्या है, काफ़ी सरल सा न्यूज़ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट में कहते हैं इसको सिप्री, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि पूरे दुनिया भर के कंट्रीज़ का आर्म्स, एम्यूनेशंस और डिफेंस मैनेजमेंट में कितना खर्चा करती हैं उसकी रिपोर्ट पब्लिश करे। उसके अलावा पूरी दुनिया भर के कंट्रीज़ के पास कितने कितने आर्म्स हैं, कितने तरह के आर्म्स हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सब पे रिपोर्ट ये ऑर्गेनाइजेशन सिप्री पब्लिश करता है। तो अगर कभी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आंसर लिख रहे हों या फिर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस वाले स्टूडेंट्स पेपर 2 में आंसर लिख रहे हों और कभी आर्म्स एम्यूनेशंस पे बात चल रही हो तो आप सिप्री रिपोर्ट को कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और सिप्री रिपोर्ट 2020 यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2020 हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है और इसके हिसाब से इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है आज फॉर आज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस और ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड। दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका जो अपने डिफेंस पे लगभग 732 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है हर साल। पिछले साल इसने 732 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। चाइना ने 261 बिलियन डॉलर्स और तीसरे नंबर पे इंडिया जिसने 71 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। तो हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है, 3 गुना से भी ज़्यादा खर्च करता है चाइना और चाइना से लगभग 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है यूएस अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स पे। इंडिया के बाद थोड़ा पीछे है रसिया, उसके थोड़ा पीछे है सऊदी अरबिया। ओवरऑल अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात की जाए तो जो पिछला फिस्कल ईयर था उसमें ओवरऑल जो दुनिया की जीडीपी थी दैट हैज़ श्रैंक बाय 4.4%, मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी कम हुई है लेकिन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स 2.6% से बढ़े हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पिछले साल दुनिया भर में हॉस्टिलिटी कितनी बढ़ी, कि लोगों की कमाई, देशों की कमाई नहीं हो रही है फिर भी डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल तो हमें पता ही है गलवान वैली इंसिडेंट इंडिया और चाइना के बीच में। इस तरह की हॉस्टिलिटी पूरे दुनिया भर में बढ़ी है और इसी कारण से इस बावजूद कि दुनिया में पैंडेमिक चल रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, डिफेंस के प्रति एक्सपेंडिचर्स दुनिया की सरकारों ने बढ़ाया है। अगर यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात की जाए जिसके बेसिस पे 3 देशों को रैंकिंग मिली है, यूएस, चाइना, इंडिया, तो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफेंस एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स सैलरीज, आर्म्स एम्यूनेशन जो हमने खरीदे हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो हमने पैसा खर्च किया एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, ये सब कुछ इंक्लूड होता है इन दिस मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इंडिया के स्पेसिफिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो पूरे दुनिया भर का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है उसका लगभग 3.7% खर्च इंडिया करता है और हमारी अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए मिलिट्री एक्सपेंडिचर की तो इट इज़ समवेयर क्लोज टू 72.9 बिलियन डॉलर्स और एज़ कम्पेयर टू 2019 हमने अपने एक्सपेंडिचर 2.1% बढ़ाए हैं। और अगर पिछले पूरे डिकेड की बात की जाए 2011 से लेकर के 2020 तक तो हमने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लगभग 34% बढ़ाया है और इंडिया स्पेंड्स अबाउट 2.9% ऑफ इट्स ओन जीडीपी इन 2020। तो पिछले साल हमने अपने जीडीपी का लगभग 2.9% खर्च किया है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स पे। The next article is again taken from international segment. It is about Project DANTAC and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. प्रोजेक्ट डैनटैक समझते हैं ये है क्या। देखिए एक प्रोजेक्ट है जो भारत ने, हमारे देश इंडिया ने स्टार्ट किया था भूटान के लिए। इसमें क्या किया जा रहा था, भूटान के अंदर इस तरह के मोटरेबल रोड्स बनाए थे इंडिया ने। ये देखिए इस तरह के मोटरेबल रोड्स बना करके वहाँ पे नाम इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए। प्रोजेक्ट डैनटैक के अंतर्गत ये रोड्स बनाए हैं इंडिया ने भूटान के अंदर। ये रोड बनाना स्टार्ट किया गया 1961 में ही एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड किंग ऑफ भूटान। और इस न्यूज़ में क्यों है, आज हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं, जब ये 1961 में स्टार्ट किया गया था नेहरू जी के टाइम में, तो आज हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इस डैनटैक प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। इट वाज स्टार्टेड ऑन 24 अप्रैल 1961 और इस साल 24 अप्रैल को 2021 में इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। डायमंड जुबली इस डैनटैक प्रोजेक्ट की मनाई जा रही है। अब इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, ये समझिए। अगर कभी इंडिया भूटान रिलेशंस पे सवाल आ जाए
तो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप एग्रीमेंट तो आप लिखेंगे ही 1950 वाला। उसके अलावा इनिशियली ये डैनटेक प्रोजेक्ट को भी आप मेंशन कर सकते हैं, 1961 वाला ये डैनटेक प्रोजेक्ट, in order to highlight कि how India invested in Bhutan in order to develop or build good ties with Bhutan। तो प्रोजेक्ट डैनटेक इस तरह से आप इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधा सीधा आपसे मेंस में नहीं पूछा जाएगा कि बताओ प्रोजेक्ट डैनटेक है क्या। इंडिया भूटान रिलेशंस पूछे जाएंगे या सार्क पे सवाल आएगा, वहाँ आप लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया ने स्टार्टिंग से ही अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने के लिए काम किया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है, प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह का सवाल आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about first Assamese Lady IAS. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam's issues point of view. तो करंट न्यूज़ काफ़ी दुखद है हमारे स्टेट की। पहली, लेडी IAS ऑफिसर पारुल देवी जी का देहांत हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये नाम अब देखिए, ये एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल आ सकता है। पारुल देवी जी इस बार न्यूज़ में है, तो हो सकता है आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेडी Assamese IAS ऑफिसर। आंसर वुड बी पारुल देवी दास। तो ये याद रखना आप। उसके अलावा अब जब फर्स्ट IAS ऑफिसर्स की बात चल रही है तो ओवरऑल फर्स्ट IAS ऑफिसर की भी बात कर लेते हैं। पारुल देवी दास जी तो फर्स्ट लेडी IAS ऑफिसर थी। फर्स्ट IAS ऑफिसर फ्रॉम असम इज जामचोंगा नामपुई। He was the first IAS officer of Assam Meghalaya cadre. He was the first person from Assam to be directly recruited to IAS, as well as the first scheduled tribe IAS officer in India when he cleared civil services examination conducted by UPSC in 1954. उसके अलावा कल जब मैंने पूछा आप सबसे तो कि क्या आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और MTCR के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक्स इफ़ यू वांट। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप NSG और MTCR को आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करें, तो आज मैंने एक एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड कर दिया है, क्वेरी सेगमेंट। यहाँ पे मैं NSG और MTCR टॉपिक को लूँगा, तो ध्यान से समझिए। ओवरऑल इस टॉपिक का नाम क्या दिया है मैंने, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन। तो क्या होता है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन, इस फिगर की मदद से समझिए। ये एक तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। ओवरऑल नाम दिया हुआ है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन्स। इसके अंतर्गत कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए। इन एग्रीमेंट्स में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि इन 4 देशों ने ABCD ने मिल करके एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई ये एग्रीमेंट हम साइन करते हैं न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, तो मतलब अब ये कंट्री आपस में ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल्स को ट्रेड करेंगे। जो कंट्री इस एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है उसको ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल बेचेंगे नहीं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन। दीज आर द वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्रिएटेड बाय मेजर सप्लायर कंट्रीज। अंडर दिस द मेंबर कंट्रीज कमिट ईच अदर टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन, मतलब राइज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पूरे दुनिया भर में मास डिस्ट्रक्शंस वाले वेपन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, अदरवाइज दुनिया के बर्बाद होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की राइज ना हो, प्रोलिफरेशन ना हो, उसके लिए इस तरह के अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया हाउ दे वर्क। कंट्रीज आपस में अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और बोलते हैं कि जो जो इस अग्रीमेंट का को साइन नहीं करेगा जो कंट्री, उसको हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी या मटेरियल नहीं देंगे। और इस अग्रीमेंट में वो लोग इस तरह से पॉइंट्स रखते हैं, प्रोविजंस रखते हैं कि भाई इस वेपन का इस्तेमाल हम लोग अननेसेसरीली नहीं करेंगे। तो इस तरह के कई सारे अग्रीमेंट साइन हुए हैं पूरे दुनिया भर में अंडर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स, लेकिन 4 सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क हैं या 4 सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हैं अंडर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स। मतलब 4 इंपॉर्टेंट ऐसे अग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन ना हो। मतलब इस तरह के खतरनाक हथियारों को बहुत ज़्यादा संख्या में दुनिया के देशों के पास ना पहुँचे। तो ये 4 इस तरह के अग्रीमेंट हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एंड वासेनार अरेंजमेंट। कल आपने बस NSG और MTCR पूछा था, मैं आपको NSG और MTCR तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और वासेनार एग्रीमेंट के बारे में भी या वासेनार अरेंजमेंट के बारे में भी समझाऊंगा।
सबसे पहले न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में समझते हैं, NSG। इसका पर्पस है कि दुनिया भर के देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल आराम से ना पहुंचे, ताकि दुनिया भर के हर एक देश न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। NSG का ग्रुपिंग, ये जो ग्रुप है 1974 में बनाया गया, जब इंडिया ने अपने लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया इंडिया ने 1974 में, और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी अब आ गई है। वो बात अलग है कि हमने कहा कि ये हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, मतलब हमने ये एक्सप्लोजन या ये जो टेस्ट किया है दैट इज़ ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मतलब पीसफुल पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए। लेकिन दुनिया को पता तो चल गया कि हमने एक तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया तो हम हथियार भी बना सकते हैं। तो जब उनको खतरा लगा कि यार तो इंडिया जैसा कंट्री भी अब हथियार बनाएगा और ये लोग भी अब न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, तो कुछ कंट्रीज ने मिल करके ग्रुप बना दिया NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। आज के टाइम में इसमें टोटल 48 मेंबर्स हैं। ये NSG का पर्पस ही यही है कि जो भी मेंबर्स हैं इस NSG के अंदर, बस वह मेंबर्स आपस में एक दूसरे को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन मटेरियल देंगे। उसके बाहर का अगर कोई कंट्री है तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल हम लोग नहीं देंगे। और इंडिया ऑफ कोर्स इसका मेंबर नहीं है, NSG का मेंबर नहीं है। 2016 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत प्रोएक्टिव एक्शन लिया, फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी दिखाई, दुनिया भर के कई सारे देशों को मनाने की कोशिश की कि भैया हमें भी NSG में एंट्री दिला दो। फ्रांस ने, US ने सपोर्ट भी किया, रसिया ने भी सपोर्ट किया, लेकिन चाइना ने ब्लॉक कर दिया हमारी एंट्री को। चाइना ने कहा कि अगर NSG में एंट्री चाहिए तो कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए, वेल डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए। वैसे कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर है नहीं, लेकिन चाइना ने कहा कि इस तरह से तो कोई भी ऐसे मुंह उठा के आ जाए, उसको एंट्री तो दे नहीं सकते NSG में। तो प्रोसेस हमारे हिसाब से होना चाहिए कि द कंट्री मस्ट बी सिग्नेटरी ऑफ NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड देन ओनली दैट कंट्री शुड बी गिवन एंट्री टू NSG। इस तरह का टेक्निकल होल्ड लगा दिया चाइना ने, उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, और उसके बाद इंडिया को NSG में मेंबरशिप नहीं मिली। चाइना को NSG में मेंबरशिप है। अब आपको NPT पता है या नहीं, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना ने इसी ग्राउंड पे होल्ड लगा दिया कि अगर आप NPT की सिग्नेटरी नहीं है तो आपको NSG में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आप बताइए, अगर आपको NPT पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लेट मी नो, कल क्वेरी सेक्शन में मैं NPT भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो दूसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन था वो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। इट फोकसेस ऑन कंट्रोल ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो जिस दुनिया के देशों के पास केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, वो इस तरह के वेपन को बाकी सारे देशों को ना बांटें, इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया कि बस इसी ग्रुप में हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को लेंगे देंगे, इसके बाहर किसी को भी हम ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इसके अंतर्गत 54 कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या वेपन, और इसमें 43 मेंबर्स हैं इसके, कंट्रीज मेंबर्स हैं इसके, इस ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के, और इंडिया को इसमें अंदर एंट्री मिली थी इन 2018। और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को बनाया गया था 1985, जब इराक ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर। तो उस टाइम में दुनिया को पता चल गया कि केमिकल वेपन कितना खतरनाक है, और फिर हमने ये ग्रुपिंग बनाई, ऑस्ट्रेलियन ग्रुपिंग। इसके अलावा MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन। इसके अंदर कैसा है कि जो मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स जिनका पे लोड 500 किलोग्राम से ज़्यादा है, मतलब 500 किलोग्राम से ज़्यादा का हथियार वो कैरी कर सकते हैं, और जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, उन तरह के मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे को इस ग्रुप से बाहर किसी और कंट्री को नहीं देंगे। ऐसा कमिटमेंट किया MTCR के अंदर मेंबर कंट्रीज़ ने। MTCR के अंदर 35 देश हैं, उसमें से इंडिया भी एक मेंबर। इंडिया को एंट्री मिली 2016 में, और MTCR के अंदर मज़े की बात है कि चाइना मेंबर नहीं है। अब जब चाइना को एंट्री चाहिए होता है MTCR में तो हम ब्लॉक होल्ड लगा देते हैं, जिस तरह से चाइना ने हमें होल्ड लगा दिया इन NSG। उसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट इज फॉर रेगुलेटिंग ड्यूअल यूज गुड्स, वो चीज़ें जिनका दोहरी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल डायनामाइट। अब डायनामाइट का इस्तेमाल सिविल इंजीनियरिंग में होता है, जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए पहाड़ी एरियाज़ में पहाड़ को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है, फिर रोड बनाया जाता है। लेकिन डायनामाइट का इस्तेमाल बम की तरह भी किया जा सकता है, एक्सप्लोजन की तरह भी किया जा सकता है। तो इस तरह के ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी या गुड्स के लिए कि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के हाथ में इस तरह के ड्यूअल यूज गुड्स या टेक्नोलॉजी ना पहुँच जाए, अदरवाइज इसका मिसयूज होगा, इसके लिए हमने किया है वासेनार अरेंजमेंट। इसके अंदर टोटल 42 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया को भी इसकी एंट्री मिल चुकी है इन 2017। तो मुद्दा ये है कि इन 4 मेन जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स हैं उसमें से 3 में इंडिया को एंट्री मिल चुकी है,
NSG में भी इंडिया को एंट्री मिलना बाकी है, बाकी सब में ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में या MTCR में या वासेनार अरेंजमेंट में इंडिया को एंट्री हाल फिलहाल में मिल चुकी है। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 101 to 105. Topic number 101 is about Pothamala Hills. So indicating the existence of active human presence in Kerala's hilly district of Idukki around 3 million years ago, a group of researchers have located a menhir, that is a large upright stone, usually of prehistoric origin, at Pothamala Hills in Nendumamgundam. The 20-feet tall menhir is believed to be the largest ever found in the state. Please attempt this question based on topic number 101. Topic number 102 is about entrepot. Entrepots are recollection centers where the goods are brought from different countries for export. So Singapore is an entrepot for Asia, Rotterdam for Europe, Copenhagen for the Baltic region. तो कोई मान लीजिए बड़ा शिप है तो डायरेक्टली और वो इंडिया नहीं आएगा, वो अपने सामान को अनलोड करेगा सिंगापुर में, और सिंगापुर से फिर वो सामान श्रीलंका में, इंडिया में, कोई बड़ा शिप आ रहा है अमेरिका से, उसमें श्रीलंका का भी सामान है, इंडिया का भी सामान है, तो वो सीधा सीधा इंडिया नहीं आएगा या श्रीलंका नहीं जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो सीधा जाएगा सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर के पास बड़ी फैसिलिटी है, इसी कारण से इसको एंट्रेपोर्ट कहते हैं। वहाँ पे फिर इंडिया का सामान उतरेगा, श्रीलंका का सामान उतरेगा, और छोटे छोटे पोर्ट में फिर उसको डाल करके इंडिया लाया जाएगा, श्रीलंका पहुँचाया जाएगा, तो ये होता है एंट्रेपोर्ट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 102. टॉपिक नंबर 103 इज अबाउट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. द नेशनल पॉलिसी ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड psychotropic substances is based on the directive principles contained in Article 47 of the Indian Constitution, which direct the state to endeavor to bring about prohibition of the consumption except medicinal purposes of intoxicating drugs injurious to health. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 was brought for this purpose. According to the Act, the Government of India has constituted Narcotics Control Bureau in 1986, and Narcotics Control Bureau works under Ministry of Home Affairs. Please attempt this question based on topic number 105. Topic number 104 is about Biotechnology Industry Research Assistance Council. It is a not-for-profit public sector enterprises that was set up by Department of Biotechnology under Government of India. Please attempt this question based on topic number 104. Topic number 105 is about Dharma Guardian. It is a joint military exercise between India and Japan. It is an annual training event that is being conducted in India since 2018. Please attempt this question based on topic number 105. This is the answer of question number 96 to 100 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. वरुणा इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Which of the following statements are true about national pension scheme? It is available only to central government employees? No, now it is available even to private employees. Under it, a mandatory contribution by an employee has to be done in their pension fund. Absolutely correct. So the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.